नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आज हम लोग बंगाल की राजनीति के कुछ और पहलुओं पर बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आज का दिन बड़ा अहम दिन इसलिए था क्योंकि आज पहली बार मैनिफेस्टो जारी करने के बाद बीजेपी का वो मैनिफेस्टो जिसमें उसने महिलाओं को बहुत ध्यान में रखते हुए और पूरे जो तमाम जो चुनावी समीकरण है उसको ध्यान में रखते हुए एक मैनिफेस्टो इस तरह से रिलीज किया जिसमें समाज के किसी न किसी तमाम हिस्सों को कुछ ना कुछ इस तरह दिया जा सके जिनको हम फ्रीबीज कहते हैं या फिर इस तरह की सुविधाएं जिससे कि वो जो टीएमसी ने घोषणाएं की हैं उनको ओवरशैडो कर सकें। उस तरह के घोषणा पत्र के बाद आज गृह मंत्री अमित शाह ने मिदनापुर में एक रोड मार्च किया। रोड मार्च में उनके समर्थकों का उत्साह था, उनके समर्थकों की भीड़ थी और काफ़ी लोग इस रोड मार्च में शामिल हुए। लगभग 2 किलोमीटर लंबा रोड मार्च था और इस रोड मार्च की जो अगर पूरी तैयारी देखें तो काफ़ी बड़ी तैयारी की गई थी। मंच सजाए गए थे, बीच बीच में मंच पर अलग अलग गीतों पर लोग वहाँ के लोक नर्तक थे वो डांस भी कर रहे थे और अलग अलग झांकियों की तरह से उसको किया गया। रास्ते भर पूरे कटआउट्स, पोस्टर्स, वो तमाम चीज़ें लगी हुई थी, झंडे बहुत ज़्यादा लगे हुए थे। ये तमाम चीज़ें जो एक अमूमन रोड मार्च के लिए तैयारी की जाती है वो तैयारियां थी। कार्यकर्ताओं का मुझे लगता है कि एक ठीक ठाक संख्या वहाँ मौजूद थी। एक बहुत बड़ी संख्या के तौर पर तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन एक ठीक ठाक संख्या वहाँ मौजूद थी जिससे कि बीजेपी के लोगों को उनको लग सकता है कि वो एक बेहतर उनके लिए मतलब चुनावी प्रोस्पेक्ट के लिए एक बेहतर वो था। और इस पूरे मिदनापुर को अगर हम देखें तो ये एक तरह से यहाँ के इस पूरे चुनाव में बहुत सेंटर फिगर अगर पहले और दूसरे चरण की बात करें, क्योंकि अगर मिदनापुर टाउन की बात करें तो यहाँ 8 सीटें विधानसभा की हैं और ये बीजेपी के पास ये सीट है। इसके अलावा 5 लोकसभा सीट इस मिदनापुर के पूरे दोनों डिस्ट्रिक्ट्स मिलाकर और झारग्राम की 4 विधानसभाएं अगर हम जोड़ते हैं तो उसमें आती हैं। कुल मिलाकर 35 विधानसभाओं और 5 लोकसभा सीटों का ये क्षेत्र राजनीतिक तौर पर बेहद अहम है और ख़ासतौर से बीजेपी इसको अपने लिए एक बहुत मुफीद इलाका मानकर चल रही है, जहां से उसको लगता है कि उसके इस बंगाल विजय के अभियान की शुरुआत हो सकती है और यहां से उसको ताकत मिल सकती है। इसीलिए यहां आज अगर हम लोग प्रधानमंत्री की रैली कल देख रहे थे बाकुंडा में, तो उसके बाद फिर हम यहां पहुंचते हैं और फिर अमित शाह जिस तरह से रोड मार्च कर रहे हैं, अमित शाह के रोड मार्च को अगर हम यहाँ से देखते हैं कि लगभग 2 किलोमीटर का रोड मार्च था। काफ़ी लोग वहाँ मौजूद थे और उन समर्थकों ने अभिवादन भी किया और उत्साह भी शो किया जो कि अमित शाह को। उस भीड़ को अगर हम लोग एक भीड़ पर देखें, चुनाव के वक्त की भीड़ देखें तो वो एक भीड़ ठीक ठाक भीड़ थी और उस भीड़ से बीजेपी के समर्थकों को यकीनन लगा होगा कि उनके लोग काफ़ी यहाँ हैं और वो जीत भी सकते हैं। इस पूरे प्रोसेस में अगर हम मिदनापुर को समझने की कोशिश करें तो लोकसभा चुनाव में या इस जिले की जो 8 लोकसभा से मतलब 8 विधानसभा सीटें हैं उसमें से 7 पर बीजेपी ने विजय हासिल की थी, विजय बढ़त हासिल की थी और 1 लोकसभा सीट उसको मिली थी, लेकिन 1 विधानसभा सीट पर वो पीछे थी जो कि खड़गपुर ग्रामीण में है। ये मिदनापुर टाउन है जहां आज ये किया गया। ये मिदनापुर 2 हिस्सों में बटा हुआ डिस्ट्रिक्ट है जिसमें ईस्ट मिदनापुर और वेस्ट मिदनापुर, एक में 16 सीट है और एक में 15 सीट है, यानी 31 सीट इनकी और 4 झारग्राम की, यानी 35 सीट हैं। इनमें से लगभग 22 पर बीजेपी को बढ़त हासिल हुई थी 2019 के चुनाव की बात करें। लेकिन क्या सिर्फ इसका इतना मतलब है? नहीं, ये शुभेंदु अधिकारी या अधिकारी परिवार का एपिसेंटर है, उनकी ताकत का एपिसेंटर कांथी, जहां की हम कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली को देखेंगे। प्रधानमंत्री पहले फेज के चुनाव में वोटिंग के 4 दिन पहले लगभग पहली रैली, उससे तीसरे दिन वोटिंग होगी, यानी 27 तारीख को वोटिंग होनी है। 25 तारीख की शाम 5 बजे से प्रचार थम जाएगा। उस समय तक वो 24 को प्रधानमंत्री इसीलिए कांथी में रैली कर रहे हैं। कांथी की जगह क्यों चुनी गई? कांथी मिदनापुर के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, साथ ही साथ कांथी अधिकारी परिवार की सत्ता का, ताकत का केंद्र भी है। यहाँ पूरा अगर पूरी राजनीति को आप गौर करते हैं तो कांथी से अधिकारी ब्रदर्स की सत्ता पर पकड़ है, वो सब बनती है और कांथी
कांति के साथ ही यहीं से उनके पिता लोकसभा सीट से एमपी हैं। अब वो कल रैली में भी शामिल होंगे, उनके भाई भी शामिल होंगे, पिता भी शामिल होंगे और खुद शुभेंदु होंगे, यानी 3 लोग वहाँ होंगे। औपचारिक तौर पर एक तरह से ये बीजेपी के साथ जो उन्होंने मुलाकात हुई है उसका मंच शेयर होना और उसके बाद उसके लिए प्रचार करना ये कल से शुरू हो जाएगा, जो कि बहुत अहम भूमिका यहाँ निभाएगा। और सबसे ज़्यादा है कि ममता बनर्जी की परेशानियों को और बढ़ा देगा। कांथी और नंदीग्राम में बहुत ज़्यादा दूरी नहीं है और इसी में पूर्व मिदनापुर का अगर हम लोग देखते हैं, नंदीग्राम की सबसे बड़ी जो नंदीग्राम शब्द को अगर पूरे देश में सुर्खियों में आया, किस तरह से वहाँ से एक मूवमेंट चलता है जो 34 साल की वाम मोर्चा सरकार को धाराशायी कर देता है और एक नया युग शुरू होता है बंगाल की राजनीति में, जिसको हम ममता बनर्जी के युग के तौर पर लिखा जाएगा या जिसको याद किया जाएगा। लगभग 2 बार से वो लगातार सत्ता में, लेकिन उसकी नींव 2007 में अधिकारी बंधुओं की यहाँ की रणनीति पर रखी गई थी, क्योंकि अगर इस पूरे हिस्से में पंचायत चुनाव, विधानसभा और लोकसभा, साथ में काउंसलर, इन तमाम चुनावों पर अधिकारी बंधुओं की पकड़ रहती थी। 2007 के उस नंदीग्राम आंदोलन के लिए बाकायदा इस परिवार ने ये तय किया कि किस तरह से इसमें ममता बनर्जी को शामिल किया जाए। ममता बनर्जी जब यहाँ पहुँचती हैं तो उनको कैसे पहुँचना है, किस रास्ते से पहुँचना है, किस तरह से आंदोलन को खड़ा करना है। और इस पूरे मुहिम में जो शुभेंदु अधिकारी धीरे धीरे ममता बनर्जी के सबसे विश्वास पात्र पॉलिटिशियन के तौर पर उभरते हैं और पूरी ताकत भी उनके परिवार को यहाँ हासिल होती है। ये ताकत कोई छोटी बड़ी ताकत नहीं थी। यहाँ के अगर आप पॉलिटिकल समीकरणों को देखते हैं, यहाँ की तमाम पोस्टिंग्स को देखते हैं और यहाँ की जो राजनीतिक जो सिस्टम है उस सब में कांथी में, यहाँ कांथी से लेकर पूर्व मिदनापुर और पश्चिमी मिदनापुर दोनों में आपको अधिकारी बंधुओं का प्रभाव हर तरफ दिखाई देगा। यही कारण है कि इस पूरे चुनाव के फर्स्ट फेज में जो आखिरी चुनावी रैली प्रधानमंत्री की है वो यहाँ की जा रही है, ताकि यहीं से वो उद्घोष हो सके जो नंदीग्राम तक जिसकी आवाज़ सुनाई दे और फिर यहाँ से ये उठता हुआ चले। और जब हम लोग साउथ बंगाल में, जहाँ की 2019 के चुनाव में लोकसभा में बीजेपी को कोई उल्लेखनीय क्या अंदर तक घुसने के लिए भी ताकत नहीं मिली थी, उसको वो ताकत को यहाँ फील करे। अगर पहले फेज में इन दोनों जिलों में पहले 2 फेज़ में जिस तरह की वोटिंग होती है और उस वोटिंग से जो मैसेज चलता है, अगर वो तमाम जगह पहुंचता है तो बीजेपी इसको अपने हक में इस्तेमाल करेगी। अगर हम रैली की बात करते हैं तो मिदनापुर में इसलिए छांटा गया क्योंकि मिदनापुर टाउन इन दोनों डिस्ट्रिक्ट्स के बीच में, जिनके नाम पर मिदनापुर के नाम पर दोनों अलग अलग ज़िले बनाए गए और 4 सीटें उसमें झारग्राम की जोड़ दी गई। 5 लोकसभा सीटें हैं जिसमें से 2 बीजेपी ने अप्रत्याशित रूप पर हासिल की विजय और उसके बाद उस विजय को सस्टेन भी किया। हालांकि जो 2018 के पंचायत चुनाव में जिस तरह की हिंसा हुई, वहाँ लोगों को नॉमिनेशन फाइल नहीं करने दी गई और तमाम चीज़ें, और आपको बड़ी दिलचस्प बात ये लगेगी कि बीजेपी के जितने वोटर्स हैं उनको ये बात अच्छे से मालूम है कि अधिकारी बंधुओं ने या अधिकारी परिवार ने उस समय ममता बनर्जी के लेफ्टिनेंट के तौर पर इन तमाम जो बीजेपी के कार्यकर्ताओं को मुसीबतें उठानी पड़ी हैं या जो बीजेपी के कार्यकर्ताओं को उस समय समस्याएं हुई, उन सब के पैदा करने में अगुवाई की थी। लेकिन आज वक्त ऐसे ही बदलता है। जब 2007 कांग्रेस से यहाँ तक सफ़र तय किया था, तृणमूल परिवार तक, चूँकि कांग्रेस के अंदर के बाद वो भाप चुके थे, एक बहुत ही पॉलिटिकली सजग और परिवार है जो अधिकारी बंधुओं का परिवार है। उनके पिता ये जानते थे कि अब कांग्रेस का दौर यहाँ खत्म हो रहा है। 2007 तक चूँकि कांग्रेस जिस तरह से लड़ने की इच्छा शक्ति वाम मोर्चों के खिलाफ यहाँ खो चुकी थी, हालांकि यहाँ के नेताओं ने दिल्ली में बहुत बड़ी ताकत हासिल की थी, चाहे वो प्रणब मुखर्जी हों और ममता बनर्जी खुद भी उस समय तक कांग्रेस की एक बड़े नेता के तौर पर, सोमेन मित्रा भी यहाँ थे और भी कई सारे, प्रियरंजन दास मुंशी, एक बड़े नेता जो कि दिल्ली की राजनीति में बहुत अहम भूमिका निभा रहे थे। कांग्रेस के भाग्य निर्धारण में उनकी एक जो पूरी की पूरी टीम होती है उसमें उनकी जगह थी, लेकिन वो बंगाल में कहीं भी वाम मोर्चे के साथ लड़ते हुए नहीं दिख रहे थे। नंदीग्राम का एक इशू, जहां जब 14 मार्च 2007 में ये उनकी 14 किसानों की हत्या होती है, जिसमें वामपंथी गुंडों ने, कहा जाता है कार्यकर्ताओं ने, पुलिस की वर्दी में गोलियां चलाई और पुलिस भी उस गोली कांड में शामिल थी, जिसमें 14 किसानों की निर्मम हत्या हुई और इसके पहले और उसके बाद की अलग संख्याएं हैं। लेकिन उससे पूरे उसमें ममता बनर्जी एक चेहरे के तौर पर इस आंदोलन के उभरती हैं, लेकिन चेहरे के पीछे की जो रणनीति है वो शुभेंदु अधिकारी का परिवार तय करता है। और इस पूरे मूवमेंट से एक फिर सीरीज चलती है, सिंगूर हो,
नंदीग्राम हो, ये सब एक मूवमेंट के तौर पर दिखते हैं और उसके बाद वाम मोर्चा यहाँ से हट जाता है। हालांकि अगर आप उसको और गौर से और अगर उसको एनालाइज करने की कोशिश करें कि आखिर क्यों ममता बनर्जी इस समय यहाँ फंसती हुई दिखाई दे रही, तो उसके पीछे एक बड़ा कारण ये भी है कि जो उस समय काडर था वाम मोर्चे का, जिसमें मसल पावर थी, जिसमें ताकत थी और जिन्होंने आम जनता की ज़िंदगी को एक तरह से बिग ब्रदर की तरह ऑब्जर्विंग कर रहे थे, उसको पूरा डिसाइड कर रहे थे कि वो कैसे चलेगी, कैसे वो लोग वोट करेंगे, कैसे उन लोगों को राशन मिलेगा, कैसे उनको सरकारी सुविधाएं मिलेंगी, ये सब उन्होंने निश्चित किया हुआ था। यानी अगर मैं ये कहूँ कि वो एकदम आप किसी तरह से हिंदी फिल्मों की किसी इस कहानी को यहाँ फील कर सकते थे अगर उस वक्त आते कि किस तरह से वहाँ, हालांकि आपको अभी भी इस अंतर में इसको और बहुत धारदार तरीके से टीएमसी ने लागू किया, क्योंकि वही पूरे मसल्समैन का पूरा जो सिस्टम था वो इधर शिफ्ट हो गया। यानी टीएमसी के लोगों को जो उस संघर्ष में शामिल हुए थे उनके ऊपर भी तरजीह मिलने लगी इन लोगों को, और धीरे धीरे यही ताकत इधर बढ़ती चली गई। तो अधिकारी ब्रदर्स कांग्रेस से ये भाग कर कि अब नया वक्त शुरू होने वाला है बंगाल की राजनीति में, अब ममता बनर्जी एक नेत्री के तौर पर उभर रही हैं और वही बंगाल में वाम मोर्चे के अपोजिशन की प्रतीक बनेंगी। तो लिहाजा अधिकारी बंधु धीरे से इस तरफ पहुंचे और नंदीग्राम के बाद उनकी राजनीतिक हैसियत, सब लोगों ने जो भी बंगाल की राजनीति को जरा समझते हैं उन्होंने देखा कि किस तरह से उनकी राजनीतिक हैसियत दिनों दुगनी रात चौगनी तरक्की करती रही। लेकिन धीरे धीरे बदलाव आता है। 2019 की जीत ने अधिकारी बंधुओं को ये समझा दिया कि अब एक नया दौर शुरू हो रहा है बंगाल की राजनीति में। इस बार बदलाव के लिए 20 साल पहले फिर 34 साल इस तरह का अंतर नहीं होगा। इस बार बदलाव शायद उनको ये महसूस हुआ कि 10 साल में आ गया, यानी ज़्यादा जल्दी बदलाव आ गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जिस तरह की पकड़ लोकसभा चुनाव में यहाँ बांग्ला भाषी वोटरों पर पड़ी, उससे उनको लगने लगा कि यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम से परिवर्तन की बात की जा सकती है और अपनी महत्वाकांक्षाओं को और आगे भी बढ़ाया जा सकता है। लिहाजा धीरे धीरे जैसे ही अभिषेक बनर्जी ताकतवर होने लगे तृणमूल कांग्रेस में, और उसके बाद उन्होंने जो पावर सेंटर्स थे उन सबको डिसइंटीग्रेट करना शुरू किया और डिसेंट्रलाइजेशन जो था पावर का उसको सेंट्रलाइज करना शुरू किया, और ममता बनर्जी की पूरी राजनीतिक सत्ता की कुंजी अभिषेक बनर्जी के हाथ चली गई। अभिषेक बंदोपाध्याय जो कि भाईपो के नाम से अब इस समय बंगाल की राजनीति का एक प्रतीक बन गए हैं। वो हालांकि हम लोग उनकी सभाएं देख रहे हैं, उन सभाओं में उस तरह की भीड़ नहीं है, उस तरह का कनेक्ट नहीं है जिस तरह का कि ममता बनर्जी अपने वोटरों के साथ लगातार कर रही हैं। अगर हम उनकी सभाएं देखते हैं तो ये पूरा ये एक समीकरण बना और मिदनापुर का ये बहुत बड़ा चेंज होना शुरू हुआ। जैसे ही शुभेंदु अधिकारी के छोड़ने की घटनाएं हुई उसके बाद ममता दीदी ने अपने उसी अंदाज में जिससे वो अब तक की राजनीति करती हैं कि वो फिक्र किसी की मान मनोबल नहीं करती हैं, वो सीधा जाके टकराती हैं और फिर उसके बाद किसी को गद्दार, मिर्जाफर, इन तमाम के नारों से नवाज देती हैं। तो यहाँ अगर हम इसकी बातें करते हैं तो 5 में से 2 सीटें बीजेपी के पास थी और उसमें कई सीटों पर इनको 1.5 दर्जन के करीब सीटों पर बढ़त भी हासिल थी। अब ये पूरी चीज़ें यहाँ क्यों इतनी अहम होती हैं? क्योंकि अगर पहले और दूसरे फेज में, जो कि ये हिस्सा है जो झारखंड से लगा हुआ है, जहां आदिवासी बेल्ट है, जहां मारवाड़ी लोग हैं, जहां काफ़ी गैर बंगाली वोट भी है और इन तमाम लोगों पर उन गैर बंगाली लोगों का असर भी है, उन सब चीज़ों से अगर एक मूवमेंट चलता है और ख़ास तौर से बंगाली जो सेंटिमेंट्स हैं उसको जो ममता बनर्जी यहाँ अब पूरा अपनी पार्टी के पक्ष में करने की कोशिश कर रही है, तो उसको यहाँ से वो रोक सके या ये मैसेज जा सके कि किस तरह से पहले 2 फेज़ में वोटिंग बीजेपी के पक्ष में हुई है और ये हवा साउथ बंगाल तक पहुँच जाए, जहाँ पहुँचाना बीजेपी के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी भी है और सबसे ज़्यादा कोशिश में भी है। अगर हम यहाँ देखते हैं तो आज के रोड शो की तैयारियाँ काफ़ी बेहतर तरीके से की गई थी, क्योंकि जिस तरह का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली हो रही है, रैलियों में और महिलाओं की भीड़ है, उस सबको भी ध्यान में रखकर यहाँ भी काफ़ी महिला कार्यकर्ताओं को बुलाया गया था और वो यहाँ थी, और जय श्री राम के नारे यहाँ भी उसी तरह थे। क्योंकि इस पूरे चुनाव में आज बल्कि एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात हुई कि एक बच्चे ने जब गृह मंत्री अमित शाह उतरकर अपने जहाँ उनको रेस्ट करना था थोड़ी देर के लिए रथ पर चढ़ने से पहले वहाँ गए, तो एक बच्चे ने सामने भीड़ में खड़े हुए देखते हुए जय श्री राम का नारा लगाया। ये देखकर वो कार से अंदर जाते हुए उतरते हुए वो वापस उस बच्चे तक जाते हैं और उसको पास जाके उससे हाथ मिलाते हैं। ये इस बात की तरफ इशारा करता है कि किस तरह से ये नारा पूरे बीजेपी को एक ताकत दिया
क्योंकि बीजेपी के पास तमाम वही मुद्दे थे जो अक्सर सब जगह उठा रही है। करप्शन था, चूँकि ममता बनर्जी के खिलाफ का जो वोट था, जितने लोग थे उन लोगों ने इस नारे को हाथों हाथ लिया, भले ही वो बीजेपी के थे या नहीं थे, वो दूसरी पार्टी के भी थे, लेकिन अगर वो ममता बनर्जी के खिलाफ थे तो उन्होंने ममता बनर्जी के इस नारे पर हुई यात्रा के दौरान जब वो रैली पर जा रही थी एक काम से, उसमें उन्होंने जब इस नारे का जिस तरह से विरोध किया था, उससे उन लोगों को ये लगा कि किस तरह से वो ममता बनर्जी को गुस्से को भड़का सकते हैं। और गुस्सा भड़काने का मतलब ये था कि कोई आदमी किसी चीज़ को सहन नहीं कर पा रहा है या उसको नहीं देख पा रहा है। तो ये यहाँ का अगर ये शुरू हुआ खेल अगर हमने देखा तो यहाँ अधिकारी बंधुओं को काफ़ी ताकत मिली हुई है। इस समय बीजेपी भी अगर आप देखेंगे तो पूरे संसाधनों को झोंके हुए है। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और तमाम केंद्रीय मंत्री अलग अलग जगह से इस जगह पर आकर प्रचार कर रहे हैं। ये 35 सीटें बहुत मायने रखती हैं, जिनके लिए आज मिदनापुर का रोड मार्च किया गया। और कांथी में कल प्रधानमंत्री जब खुद वहाँ बोलेंगे तो वो इस बात की तरफ जरूर इशारा करेंगे, क्योंकि पिछली हम लोगों ने जब देखी सभा ममता बनर्जी की, आज भी ममता बनर्जी बाकुंडा में थी, तो अगर हम उनकी सभा देखते हैं तो अब वो सिर्फ चोट के साथ ही नहीं है, वो सिर्फ दुर्गा पाठ पर ही नहीं है या वो सिर्फ कलमा ही नहीं पढ़ रही हैं, वो इसके अलावा भी बहुत कुछ कर रही हैं। वो तमाम प्रतीकों का सहारा ले रही हैं, कभी दुशासन बता रही हैं, कभी वो रावण बता रही हैं, और वो बीजेपी पर बहुत तीखे हमले करने की कोशिश कर रही हैं। ये अच्छे से मालूम है उनकी रणनीति में कि ये हिस्सा उनके हाथ से जिस तरह का एक छत्र उनके पास राज था, अब वो नहीं है। यहाँ उनको काफ़ी टफ चुनौती मिलेगी। ये बात वो भले ही मंच से स्वीकार नहीं कर रही हैं, लेकिन मंच से वो बात साया भी हो रही है। इस पूरी लड़ाई में मिदनापुर उनके लिए इसलिए भी अहम है क्योंकि नंदीग्राम पूर्व मिदनापुर की एक सीट है, और नंदीग्राम में इस वक्त वो राजनीतिक जीवन मरण के प्रश्न पर उलझी हुई हैं, क्योंकि कांथी जो बराबर में है, वहाँ से अगर हम इस पूरी हवा को चलते देखेंगे, जो प्रधानमंत्री यहाँ मोदी भाषण देंगे, उसके बाद वो नंदीग्राम में भी अगर हम लोग देखते हैं, जो कि 1 तारीख को जिसमें होगा, 1 अप्रैल को जो सेकंड फेज का चुनाव है, वहाँ भी जो गृह मंत्री अमित शाह होंगे वो 31 तारीख को रोड मार्च करेंगे। इसके अलावा वहाँ योगी आदित्यनाथ के भी होने की वो है। इसके अलावा वहाँ अब्बास सिद्दीकी भी अपने एक कैंडिडेट के लिए जा रहा है। ऐसे में ममता बनर्जी के लिए ये मिदनापुर सिर्फ एक सीट नहीं है, ये एक चक्रव्यूह है जिसको बेधे बिना वो इस बार बंगाल के युद्ध को जीत नहीं सकती हैं। ये युद्ध जीतने के लिए उनको इस चक्रव्यूह को बेधना पड़ेगा, और बीजेपी ने जिस तरह से चक्रव्यूह की रचना की है उसमें एक तरह से अभी तो 2 मई को ये पता चलेगा कि पूरा रिजल्ट क्या रहता है, लेकिन एक तरह से अगर मैं ये कहूँ कि शुरुआती राउंड में बीजेपी आगे बढ़ती हुई दिख रही है, क्योंकि वो ममता बनर्जी को उनकी आदत के मुताबिक आई है। ममता बनर्जी को खींच के मैं नहीं मानता कि लाया जा सकता है। उन्होंने अपनी आदत के मुताबिक उस चुनौती को सीधा लिया और वो यहां पहुंच गई, लेकिन पहुंच गई तो ये समझ गई कि यहां अब इस तरह का कुछ वो एक ऐसे हिस्से में फंस गई हैं कि जहां से उनको छोड़कर जाना अब आसान नहीं, क्योंकि ये वापसी उनके लिए न केवल सिर्फ उनकी मॉरली हार की तरफ इशारा करेगी, बल्कि उनके समर्थकों का उन पर जो अटूट विश्वास है उसमें भी दरारें भर देगी। इसीलिए नंदीग्राम अब उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मिदनापुर में यही मैं इसलिए बताने की कोशिश कर रहा था कि मिदनापुर इसीलिए अहम है। अगर हम नंदीग्राम का या मिदनापुर का जो मुस्लिम वोटर्स है उसको देखें तो उसकी तादाद भी काफ़ी बड़ी है, लेकिन उसमें कोई अगर जरा सा भी उसमें सेंध लगाने में कामयाब होता है आईएसएफ और वो संयुक्त मोर्चा, तो ये चीज़ें ममता बनर्जी की परेशानियों को और बढ़ा देंगी। इन हिस्सों में जिस तरह से भीड़ जुट रही है, बीजेपी के लोग सड़कों पर हैं, कार्यकर्ता सड़कों पर हैं, उन सबको अगर आप गौर करते हैं तो आपको लगता है कि हाँ, ये चुनौती कोई कमज़ोर चुनौती नहीं है। और यकीनन ममता बनर्जी भी ये बात जानती हैं कि यहाँ उनके लिए बहुत कम अब इस समय संभावनाएं हैं। यहाँ ज़्यादातर कोशिश बीजेपी की यहीं से लीड लेने की होगी, और नंदीग्राम तो उनके लिए जीत हासिल करना पूरे बंगाल को जीत लेने जैसा होगा, क्योंकि अगर ममता बनर्जी वहाँ से चुनाव हार जाती हैं, जो कि एक पॉसिबिलिटी हम कहते हैं है इस समय उपस्थित है, क्योंकि वो कमज़ोर लड़ाई नहीं, 27 तारीख से ममता बनर्जी वहाँ हैं, 4 से 5 दिन। ये बात किसी को भी चौंका सकती है, क्योंकि ममता बनर्जी ने, अगर हम लोग उस दिन जब पहली बार वो वहाँ नंदीग्राम में उन्होंने सभा की थी और जब उन्होंने कहा था कि
क्या मैं नंदीग्राम से लड़ लूँ आप लोगों से, अगर आप कहें तो मैं 1 मिनट में हट जाऊँगी। और उन्होंने कहा था कि उनको ज़्यादा समय नहीं मिलेगा, उनको ये लग भी रहा था कि वो नंदीग्राम में एक बार चुनाव प्रचार करने जाएंगी और उससे उनको सीट हासिल हो जाएगी। लेकिन जैसे ही उन्होंने वहाँ से पहली रैली की और तब वो समझ गई कि अब यहाँ से पीछे हटना भी मुश्किल है और आगे बढ़ने में भी दिक्कतें हैं, यानी इतना आसान नहीं है। अब उस चक्रव्यूह को वो कैसे सुलझाती हैं, कैसे उस चक्रव्यूह को तोड़कर वो आगे की तरफ बढ़ेंगी, यानी तीसरी बार सत्ता हासिल करने के लिए, यह आपको नंदीग्राम में उनकी की जा रही कोशिशों को दर्शाता है। वो लगातार, उनके आदमी एक्टिव हैं, वो हर जगह पूरी ताकत के साथ प्रचार कर रहे हैं। वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर यहाँ से ममता बनर्जी जीतती हैं तो ये तो उनके लिए नंदीग्राम पहले से उनके दिल के करीब है, अब वो विकास की ऊंचाइयाँ छू जाएगा। और जिस तरह की मैनिफेस्टो में घोषणाएं की हैं उनको दोहराते हैं, वो उनको बताने की भी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी यहाँ अपने उसी एजेंडे पर, जिस तरह से मुस्लिम तुष्टीकरण की आरोप ममता बनर्जी पर लगा रही है, जिस तरह भाईपो का जो करप्शन के चार्जेस हैं उन सब को लेकर आसमान सर पे उठा रही है, या फिर तमाम चीज़ें जो भी उनको इस पूरी लड़ाई में, जो बहिरागत और बंगाली वाला जो नारा था वो शुरू में काम करते हुए जो नहीं दिखा, उसके बाद ममता बनर्जी अपनी रणनीति लगातार बदलती दिख रही हैं। उन्होंने तीखे हमले बोलने शुरू किए, उन्होंने व्यक्तिगत हमले बोलने शुरू किए, उन्होंने दुशासन, उन्होंने रावण, उन्होंने मतलब महाभारत रामायण सब की चीज़ों को उन्होंने इसमें इन्वॉल्व कर पूरा, खासतौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह उनके निशाने पर है। वो बीच में आप देखेंगे कभी भी अधिकारी बंधुओं के नाम नहीं लेती, अधिकारी परिवार के किसी सदस्य को वो उनके नाम से नहीं बोलती, उनको मिर्जाफर या गद्दार के तौर पर या धोखेबाज के तौर पर उनके समर्थक बोलते हैं। वो उसको लेकर लगातार ये कहते हैं कि उन्होंने धोखा दिया। हालांकि ये बात बहुत विलक्षण सी है कि किसी राजनीति में किसी से कोई इस बात की उम्मीद कर रहा हो कि वो लगातार किसी एक के साथ बना रहेगा और उसकी लॉयल्टी को स्लेवरी नहीं मान लिया जाए। तो वो पूरी चीज़ें यहाँ मिदनापुर के लिए इम्पोर्टेंट है। इसीलिए मिदनापुर में आज जब गृह मंत्री अमित शाह यहाँ थे तो वो लगातार इस बात की कोशिश कर रहे थे कि उनके इस रोड मार्च का कितना फ़ायदा उनकी पार्टी को हो सकता है। इसीलिए जब उनसे बातचीत की गई, उन्होंने लगभग सभी लोगों से बातचीत भी की, संवाददाताओं ने सबने बातचीत की, हम लोगों ने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि ये भीड़ आपको खुद बता रही है कि जो हम लोगों ने 200 पार का जो नारा दिया है और इस बार कमल छाप, यह बार बीजेपी सरकार, ये जो नारा उन्होंने दिया है, यह बार असौल परिवर्तन का जो नारा है वो यहाँ से उनको मुखरित होता हुआ दिख रहा है, उन्होंने बताया। अगर हम उसको देखते हैं, उनके दिए गए इंटरव्यूज़ को ध्यान में गौर करते हैं तो वो ये समझ रहे हैं कि ये लड़ाई उनकी पार्टी की जीत के लिए नींव की तरह होगी, यानी मिदनापुर उनके लिए एक नींव की तरह होगा। ये 35 सीटें सिर्फ 35 सीटें नहीं होंगी, आगे की सीटों के लिए ये रास्ता तैयार करती जाएंगी। अगर यहाँ से पहले 2 फेज़ का मतदान ये इशारा कर देता है कि बीजेपी की हवा चल रही है, या इस हिस्से में बीजेपी के समर्थकों ने भारी तादाद में वोट किया है और वो टीएमसी के ऊपर अग्रता हासिल कर रहे हैं, तो ये बात मैसेज दूसरी तरफ भी जाता है। अब कुछ ऐसे जो बातचीत में मेरे जो कमेंट्स मेरे दोस्तों के आए हैं, चूँकि मैं पहली मतलब इस तरह से कर रहा हूँ, तो मेरे पास जो भी अभी मेरे दोस्त हैं जो भी मेरे इन विचारों को सुनते हैं और इनमें अपनी सहमति और असहमति प्रकट करते हैं, उनमें से एक ये भी था, ज़्यादातर ने लिखा कि ये जो रैली में लाए गए लोग हैं, यहाँ बसें भर के लाई जाती हैं, पैसे के लिए कोई भी आ सकता है। तो वो उनका बंगाल की राजनीति से शायद रिश्ता इतना ही होगा कि वो अखबारों में पढ़ते होंगे, या फिर उन्होंने दिल्ली में बैठकर, या दिल्ली में या जहाँ भी वो हैं, इंग्लिश अखबार या फिर उस तरह के हिंदी अखबारों को पढ़ा होगा, जिनको यहाँ की बंगाल की राजनीति के बारे में शायद मुझे लगता है कि ज़मीनी पकड़ उनकी शायद कम रही हो। क्योंकि यहाँ बंगाल की राजनीति में जब आप राजनीतिक हिंसा की बात करते हैं तो आप एक इस तरह के सरकारी टेरर की बात करते हैं कि जो विपक्षियों के ऊपर है, जो उनकी ज़िंदगी के रोज़मर्रा को भी प्रभावित करता है, उनको डराता है, उनकी ज़िंदगी भय में डाल देता है। ऐसे में क्या आपको ये लगता है कि ये दिल्ली या बिहार है या यूपी है जहाँ की कोई भी आदमी 500 रुपया लेगा पर डे का और किसी की बस में बैठकर चला जाएगा? यहाँ अगर आप किसी दूसरी पार्टी का झंडा या डंडा पकड़ते हैं या उसकी गाड़ी में बैठते हैं तो आप उसके वोटर मान लिए जाते हैं। आप चाहे लाख बार समझाने की कोशिश करें, आपका नाम एक खास रजिस्टर में दर्ज होता है, जिससे आपको मिलने वाली तमाम सुविधाएं तो दूर की बात है, आपको प्रताड़नाओं का सामना करना पड़ेगा। ये बात अगर आप बंगाल की राजनीति में हैं तो आप समझते हैं। इसीलिए उस भीड़ को, कि वो भीड़ रैली में
लाई गई है, भीड़ पैसे देकर लाई गई है, मैं इस बात को अस्वीकार करता हूँ मेरी समझ से। हो सकता है कि आपके पास और सोर्स हो इस बात को जानने के लिए, लेकिन मेरे पास जो सोर्स है उनके मुताबिक इस तरह का नहीं है। अगर हम अभी इस समय भी रैली की बात करें तो कांथी में रैली के लिए बसों की जो मारामारी है, जो बीजेपी के कार्यकर्ताओं की बसों की डिमांड है, वो अगर आप उनके मुख्यालय में जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वो कितनी कम कर पा रहे हैं, उस पूरी मांग को पूरी करने में असमर्थ दिख रहे हैं। यहाँ रैली की पूरी तैयारियां, क्योंकि ये माना जा रहा है कि ये रैली बीजेपी का मनोबल काफ़ी ऊंचा कर सकती है। और ख़ासतौर से इन रैलियों में एक और बात है, अगर हम लोग उनके बीजेपी के उन लोगों से बात करते हैं तो उनका ये कहना है कि प्रधानमंत्री की रैलियाँ पूरा एक मैसेज दे रही हैं। उनकी जो भीड़ है वो साइलेंट वोटर को ताकत दे रही है, जो बीजेपी का है, वोटर साइलेंट बीजेपी का है, और उस वोटर को वो ये ताकत दे रही है कि वो बाहर निकले, वो बाहर निकलकर वोट करे बड़ी मात्रा में। और उसके लिए सुरक्षा बलों, एक और बात है कि यहाँ काफ़ी सुरक्षा बलों की अब सड़क पर भी आपको जो अर्धसैनिक बल हैं उनकी उपस्थिति दिखाई पड़ने लगी है, क्योंकि पूरे चुनाव में लगातार अगर आप देखेंगे प्रधानमंत्री देश के ये कह रहे हैं कि पुलिस कर्मियों को, अपने पुलिस अधिकारियों को अपने संवैधानिक ड्यूटियों का ध्यान रखना चाहिए, और बार बार याद दिला रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन पर भी वो इस तरह के इशारे कर रहे हैं कि वो सही नहीं कर रहे हैं अगर वो अपनी ड्यूटी के साथ नहीं है। यानी जो पॉलिटिसाइजेशंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशंस है या पुलिस सिस्टम्स है, उस पर ये प्रहार है। ये लगातार कहने की कोशिश की जा रही है कि जो लोग इस दौरान भी जो क्रिमिनल एक्टिविटी में है, ख़ासतौर से राजनीतिक हिंसा में जो लोग शामिल हैं, उनको इसका जवाब देना पड़ेगा। यानी वो ये कह रहे हैं कि जब सत्ता में आएंगे तो उनको जवाब देना पड़ेगा। ये चीज़ें भी आपको यहाँ दिखाई देंगी। केंद्रीय जो सुरक्षा बल है वो काफ़ी मात्रा में। एक और बात जो मुझे मिदनापुर के लिए बहुत अहम है, क्योंकि मुझे लगता है कि इस देश के इतिहास में जो शहीद पैदा हुए हैं, या मैं कहूँ कि अमर बलिदानी, जिनको सही शब्द होगा बलिदानी, जिन्होंने अपने जीवन को आत्मोत्सर्ग किया है, जिन्होंने इस देश के लिए अपने जीवन को उत्सर्ग किया है, और जिनसे फिर एक हवा चली है। अगर आप मिदनापुर टाउन के सामने आएंगे तो आपको एक बहुत ही सुंदर बोर्ड लगा मिलेगा। शहर के बाहर एक बड़ा द्वार बनाया गया है, जिस पर एक पोस्टर्स ने मेरा ध्यान खींचा है, वो मेरी उस पर भी है। अगर आप देखना चाहेंगे तो ट्विटर पर है, क्योंकि इस पर मैं डाल नहीं पाऊँगा, मुझे अभी एडिट करना नहीं आता है। जिसमें कि वो सबसे ऊपर आदि विद्रोही कवि नजरुल इस्लाम हैं, फिर उसके नीचे अमर शहीद, इस मिदनापुर की मिट्टी से पैदा हुए अमर शहीद जिन्होंने हिंदुस्तान की आज़ादी की लड़ाई में एक अलख जगाई, वो खुदीराम बोस हैं। और तीसरे नंबर पर इस देश के राष्ट्रपिता बापू हैं, जो मुझे लगता है कि इस बात की तरफ इशारा करती है कि कवि से, जो कवियों ने, जो हमारे इंटेलेक्चुअल्स ने और उन लोगों ने जो उन्होंने देश की मिट्टी, देश की पीड़ा को समझा और उसको कविताओं में या अपने लेखनियों में पिरोया, जिसको पढ़कर, जिसको समझकर, जिसको देखकर हमारे नौजवान खुदीराम बोस जैसे बच्चे, जिन्होंने महज 18 साल की उम्र में, 17 से 18 साल की उम्र में फंदा चूमा और उसको गले में लटका लिया, और उसके बाद उनकी ही उस दी गई ऊर्जा, ताकत जो देश के अंदर भरी, उसी का इस्तेमाल फिर हमारे देश के राष्ट्रपिता ने अपने अहिंसा के औजार के तौर पर किया। यानी ये एक बड़ा सिंक्रोनाइज किस्म का एक मुझे चित्र मिला, जिसको मैं कहूँगा कि पहले कवि, फिर अपना आत्मोत्सर्ग करने वाले क्रांतिकारी, और फिर राजनेता, जिनको बापू हम लोगों ने कहा, वो सब वहाँ मिला। और ये मिदनापुर वही जगह है जहाँ खुदीराम बोस का जन्म हुआ था। इसीलिए ये शहर मेरी नज़र में बेहद बहुत ही पवित्र मिट्टी यहाँ की है। और मुझे लगता है कि हिंदुस्तान के हर उस शख्स को, जिसको हिंदुस्तानी इतिहास में ज़रा भी रुचि है, या जिसको ये इल्हाम होता है कि हाँ, किस तरह से हमारे पूर्वजों ने हमको ये आज़ादी दी कि आज हम आराम से अपने किसी भी फेसबुक लाइव में या किसी भी यूट्यूब लाइव में किसी को भी उसकी एक संगत आलोचना कर सकते हैं या अपनी असहमति जता सकते हैं। इस बात के लिए, इतनी ताकत देने के लिए, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी बिना ये जाने हुए कि आगे उनके परिवार का क्या होगा। वो अमर बलिदानियों की हम लोग इस मिट्टी को नमन भी करते हैं। और मैं एक बार फिर आप लोगों का धन्यवाद अदा करता हूँ। फिर आगे की तरफ कल कांथी में आपसे मिलूँगा। कांथी में फिर बताने की कोशिश करूँगा कि आखिर कांथी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश क्या कहता है, और वो इस चक्रव्यूह के आखिरी द्वार पर किस तरह की व्यूह रचना करते हैं, जिससे कि ममता बनर्जी बाहर न निकल पाएँ और राजनीतिक इस युद्ध में
इस राजनीतिक चक्रव्यूह में बीजेपी जीत हासिल करे। इस तरह के वो कौन सी चीज़ मंच पर बोलेंगे, इसलिए हम लोग फिर देखते हैं, क्योंकि आज ममता दीदी ने अपनी रैलियों में जिस तरह कहा, कल उनका जवाब क्या हमको मंच पर मिलेगा। इन सब सवालों के साथ अब मैं आपसे आज के लिए शुभ रात्रि।